हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशन भैया। और आज का चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इसका पहला पार्ट मैं पहले से बना चुका हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, तो जाके देख लेना। चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि ईब्राइट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें उसने दिखाया था कि स्टार्लिंग बर्ड जो होता है वो मोनाज बटरफ्लाई को भी खा लेता है, और इसके लिए ईब्राइट को 3rd प्राइज़ मिला था जियोलॉजी में। और चलिए अब जानते हैं आगे क्या होता है। अब वो 2nd ईयर में पहुंच गए थे अपने हाई स्कूल के, और अब उन्होंने नया डिस्कवरी रिसर्च करने के बारे में सोचा। ब्राइट के मन में थॉट आता है कि मोनार्च प्यूपा के ऊपर जो 12 गोल्ड स्पॉट होता है वो क्या बस ऐसे ही है या उसका कोई रीज़न है? क्या वो बस एक डिज़ाइन है? तो वो लोगों के व्यू कलेक्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि लोगों के अनुसार वो बस एक ऑर्नामेंटल यानी कि डिज़ाइन है, उसका कोई यूज़ नहीं है। पर वहीं ईब्राइट के जो मास्टर थे यानी कि गुरु थे डॉक्टर उरहट, वो इस बात पे नहीं बिलीव करते थे। तो फिर ईब्राइट सोचते हैं कि इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, और वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनकी एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि ये ऐसे ही नहीं है, बल्कि ये जो स्पॉट है 12 गोल्ड स्पॉट, ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि बहुत ज़रूरी है बटरफ्लाई की डेवलपमेंट के लिए। और ये काम वो अकेले नहीं करते, वो बल्कि अपने दोस्तों के साथ करते हैं जो कि साइंस फील्ड में बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे। कंट्री लेवल पे तो उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिलता ही है इस चीज़ के लिए, बल्कि उन्हें इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी जाने का मौका मिलता है, और वहाँ पे वो 3rd रैंक स्कोर करते हैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट में इसी एक्सपेरिमेंट से। इतने सफलता हासिल करने के बाद इन्हें एक चांस दिया गया एक लाइब्रेटरी में वर्क करने का, और वो जो लाइब्रेटरी था उसका नाम था इंटोमोनोलॉजी लाइब्रेटरी ऑफ द वाल्टर रेड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और उन्होंने अपनी समर वेकेशन के टाइम में वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया और एक्सपेरिमेंट भी किया, और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट मोनाज प्यूपा के ऊपर चालू रखा, और फाइनली उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिल गया इंटरनेशनल साइंस फेयर में। पिछले बार उन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर में 3rd प्राइज़ मिला था, पर इस बार अब उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता। आप कंफ्यूज मत होना, पिछले बार उन्हें नेशनल जो लेवल पे एक्सपेरिमेंट का जो कंपटीशन हुआ था उसमें उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला था और इंटरनेशनल लेवल पे 3rd, पर इस बार उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट प्राइज़ मिला और उन्हें फिर से उसी लाइब्रेटरी में काम करने का मौका मिला। अब उन्होंने इस टॉपिक में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए वो स्टेप फर्दर मतलब आगे बढ़ना चाहते थे। तब उन्होंने नया टॉपिक चुना। अब उन्होंने मोनाज बटरफ्लाई के विंग से एक सेल डेवलप किया और दिखाया यानी कि ये जो सेल है ये अब फर्दर डेवलप होगा एक नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग स्केल्स में। अगर इसमें वो जो गोल्डन स्पॉट था मोनार्च प्यूपा का, उसका हार्मोन इसमें डाल दिया जाए तो। और यार अब बस फिर से इन्हें जियोलॉजी इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट प्राइज़ दिया गया, और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद वाली समर में उन्होंने फिर से अपना काफ़ी सारा टाइम उस लाइब्रेटरी में बिताया। बस वो आर्मी लाइब्रेटरी ही नहीं बल्कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लाइब्रेटरी में भी बिताया उन्होंने अपना टाइम। अब इनका एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया। यार आपको पता ही होगा ये कितना बड़ा यूनिवर्सिटी है। पर फिर से समर के टाइम में ईब्राइट वापस से उसी लाइब्रेटरी में गए, एग्रीकल्चर यूएस डिपार्टमेंट वाला लाइब्रेरी में। सॉरी, मैं लाइब्रेरी बोल दे रहा हूँ यार, लाइब्रेटरी, हाँ वहीं पे वो वापस से गए और उस गोल्ड स्पॉट के हार्मोन के बारे में फर्दर स्टडी किया। और उस लाइब्रेटरी में उन्हें जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़ी हुई मिली, उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, और उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो केमिकल स्ट्रक्चर उस हार्मोन का बहुत आसानी से समझ गए। और अब 1.5 साल बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1.5 साल पढ़ने के बाद उन्हें एक आइडिया मिल गया था न्यू थ्योरी के बारे में, सेल लाइफ के बारे में। और आज के दिन एक समय है, बताया जा रहा है कि उस दिन वो एक एक्सरे फ़ोटो देख रहे थे, और उस एक्सरे फ़ोटो में काफ़ी ज़्यादा केमिकल स्ट्रक्चर और हार्मोन के बारे में बहुत कुछ दिया गया था, और अचानक से उन्हें कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दिखा। पर उन्होंने यूरेका या फिर आई डिड इट ऐसा कुछ चिल्लाया नहीं, बल्कि वो अंदर ही अंदर ये जान के बहुत ही खुश हुए कि उन्होंने आज एक बायोलॉजी पजल को सॉल्व किया है, और उन्हें इस सवाल का जवाब मिला कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। और उन्हें पता था कि डीएनए न्यूक्लियस का वो पार्ट है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। यार अब बायोलॉजिकल टर्म मुझे समझाने मत बोलना। यानी कि उन्हें बेसिकली ये पता चला कि डीएनए जो है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट है। अब मत पूछना ब्लूप्रिंट क्या होता है, आपको पता ही होगा, एग्ज़ाम के वजह समय जो आपको एक फॉर्मेट मिलता है उसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं। वैसे मैंने बता ही दिया, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं।
वैसे दोस्तों मुझे पता है ये चैप्टर बहुत ही गोलमाल है और मुझे भी ये चैप्टर अपने टाइम में समझ में काफ़ी टाइम लगा होगा क्या लगा था। तो 2-3 बार पढ़ना और ध्यान से सुनना, और अगर आप वीडियो देखने वक्त कुछ और भी काम कर रहे हो तो गारंटी यार ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही गोलमाल है और इसके हर लाइन में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे पढ़ते हैं। ब्राइट और उनके रूममेट जेम्स आर रात भर ड्राइंग बनाते रहे और प्लास्टिक मॉडल बनाते रहे उस मॉलिक्यूल का। फिर दोनों साथ मिलके उस थ्योरी को डिटेल्ड में लिखे और उसके बारे में डिटेल्ड में जानकारी और पढ़ाई किए। रिचर्ड ई ब्राइट अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सेकेंड रैंक लाते थे, यानी कि वर्ल्ड का टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी सेकेंड रैंक लाना, वो भी 1510 बच्चे में। हाँ हाँ, वही बच्चों में। और फिर उन्होंने ऑनर्स की हाईएस्ट डिग्री ली और उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में अपना रिसर्च को आगे बढ़ाया। अब वो प्रोसेस ऑफ लाइफ इस नए थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और अगर इस चीज़ का उन्हें आंसर मिल जाता तब वो कैंसर और अदर हार्मफुल डिजीज से बचने का तरीका निकाल सकते थे। और आज अगर ये सब पॉसिबल है तो बस और बस ई ब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से, वरना आज शायद कैंसर से बचना मुश्किल था। यानी कि कैंसर का मतलब जो उपाय है शायद इन्होंने ही निकाला था। ई ब्राइट बहुत ही अच्छे चैंपियन डिबेटर बन गए थे, पब्लिक स्पीकर बन गए थे और गुड कैनोइस्ट बन गए थे। और यही नहीं बल्कि वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, और पर्टिकुलरली नेचर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स के फोटोग्राफ लेने के लिए, यानी कि वो बटरफ्लाइज वगैरह की तस्वीरें लिया करते होंगे। रिचर्ड ई ब्राइट अपना ज़्यादातर एनर्जी डिबेट करते हुए एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में अपना ज़्यादातर एनर्जी बर्बाद कर देते थे या यूज़ कर देते थे, जो भी कहा जाए। अब उनके एक सोशल स्टडी टीचर थे जिनका नाम भी था रिचर्ड ए वियरर। कंफ्यूज मत हो जाना, रिचर्ड ई ब्राइट उनके स्टूडेंट और रिचर्ड ए वियरर उनके टीचर, सोशल साइंस टीचर। और अब रिचर्ड कहते हैं कि मिस्टर वियरर मुझसे काफ़ी खुश रहते थे, प्लीज़ रहते थे, क्योंकि मैं उनका ज़्यादातर टाइम इवन कि 3 से 4 घंटा अपने साथ रिसर्च करते हुए उनका टाइम बिता देता था। फिर मिस्टर वियरर कहते हैं कि रिचर्ड जो था वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर का था, पर कोई बैड सेंस में नहीं, क्योंकि रिचर्ड को जीतने से यानी कि विनिंग करने से या फिर प्राइज़ लेने से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उसे अपनी नॉलेज बढ़ाने से इंटरेस्ट था, अपनी जॉब को दिखाने में, यानी कि वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे लोगों को दिखाने में इंटरेस्ट था, यानी कि फॉर अ राइट रीज़न नॉट फॉर बैड सेंस। यानी कि रिचर्ड जो थे वो कॉम्पिटिटिव स्वभाव के थे, पर उन्हें जीतने या फिर प्राइज़ से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उन्हें अपने जॉब मतलब उनका जो एक्सपेरिमेंट है उसे लोगों को बस दिखाने से मतलब था। यानी कि ये एक राइट रीज़न है, सही रीज़न है, और यही चीज़ एक मेन इंग्रेडिएंट है जो कि एक साइंटिस्ट बनाता है, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अब समझे इस चैप्टर का नाम मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट क्यों रखा गया है। और एट द लास्ट लाइन वो कह रहे हैं कि द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स के बुक से उनका जर्नी शुरू होता है साइंटिफिक का, और अब तक उनका साइंटिफिक का जर्नी चला ही जा रहा है और उनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कभी भी नहीं घटी। और इस तरह से रिचर्ड ई ब्राइट की पूरी लाइफ स्टोरी मैंने बता दी, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगी। यार अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको लग रहा है कि आपका ज़्यादा टाइम खा रहा है और आपको फिर से रिवाइज करना है तो एक काम करो, आप वीडियो के ऊपर के 3 डॉट से वीडियो को फास्ट करके दोबारा देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है पहली बार में पूरा नहीं समझ में आया होगा। चलता हूँ, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।